है दिस इज महिमा मिश्रा। आप लोगों में से शायद से बहुत सारे लोग मुझे जानते रहोगे क्योंकि मैक्सिमम जो लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं शायद वो मेरे स्टूडेंट्स ही हैं। बट अगर आप मेरे को नहीं जानते हो तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ फर्स्ट। माई नेम इज महिमा मिश्रा। आई हैव completed my MCom and currently I am pursuing CS. I have completed my CS executive और अभी मैं CS प्रोफेशनल के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ। सो अलोंग विद दीज वीडियोस लाइक अलोंग विद SP and OCM of 11th and 12th standard, I'll be also sharing my CS journey on the same channel. So for that purpose, you can like, share, and subscribe the channel, right? So you will get all the information about the next videos. So in this particular video, we are going to learn about the chapter 2 of 12th standard of SP subject, that is the sources of corporate finance, right? So first of all, we need to understand that what do we mean by finance. So as we all know कि जो बिजनेस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज रहती है दैट इज पैसा। ठीक है। आपको बिजनेस शुरू करना है, बिजनेस रन करना है, इवन बिजनेस क्लोज करना है, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज रहती है जो आपके पास होनी जरूरी है दैट इज अ फाइनेंस, मतलब पैसा। ठीक है। तो कोई भी बिजनेस जो रहता है, कोई भी बिजनेस एक्टिविटी जो है वो बिना पैसे के नहीं चल सकती है। और जो पैसा बिजनेस में लगाया जाता है उसको हम लोग कैपिटल बोलते हैं। जॉन स्टॉक कंपनी क्योंकि एक मॉडर्न फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत बड़े लेवल पर काम करती है, लार्ज अंडरटेकिंग में काम करती है, इसलिए उसको ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल लगता है, यानी बहुत बड़े अमाउंट में उनको फाइनेंस की जरूरत होती है, राइट। अब जब भी आप हम लोग पैसों की बात करते हैं तो जो जॉइंट स्टॉक कंपनीज रहती हैं वो दो तरीके से पैसा इकट्ठा कर सकती हैं, या तो वो ओन्ड कैपिटल लेकर के आएंगी और या तो वो बोरोड कैपिटल लेकर के आएंगी। इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम लोग ओन्ड कैपिटल के बारे में बात करेंगे एंड फिर मैं इसका पार्ट 2 अपलोड करूंगी जिसमें मैं आपको बोरोड कैपिटल के बारे में बताऊंगी। सो पहले हम लोग देखते हैं ओन्ड कैपिटल क्या होता है। ओन्ड कैपिटल का मतलब होता है कंपनी का खुद का पैसा, जो कंपनी ने किसी से उधारी मांग के नहीं लाया है। कंपनी का खुद का पैसा है, कंपनी अपने बिजनेस में लगा रही है, कंपनी उससे अपना बिजनेस कमाएगी और प्रॉफिट अर्न करेगी। ठीक है। तो ओन कैपिटल जो रहता है कंपनी का, जो खुद का पैसा है, वो दो तरीके का हो सकता है, इधर इट कुड बी ए शेयर और इट कुड बी ए रिटेन्ड अर्निंग। ठीक है। अब शेयर क्या होता है, रिटेन अर्निंग क्या होता है, ये सारी चीजें हम लोग आगे देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जब शेयर की बात करते हैं तो शेयर दो टाइप के होते हैं, इधर इट कुड बी एन इक्विटी शेयर और इट कुड बी अ प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है। देन ओन कैपिटल के कितने सोर्सेस है, तो अभी हम लोगों ने देखा ओन कैपिटल के दो सोर्सेस हैं, या तो शेयर्स बेच के कंपनी पैसा लेकर आती है और या तो कंपनी रिटेन्ड अर्निंग लेकर के आती है। सो नाउ लेट डू वी अंडरस्टैंड व्हाट डू वी मीन बाय शेयर। हम लोग शेयर समझेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे किसी एक कंपनी है, कंपनी को फॉर्म होने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है। तो लेट अस टेक एन एग्जांपल कि एक कंपनी है जिसे बनाने के लिए हम लोगों को 100 करोड़ रुपए चाहिए। अब 100 करोड़ रुपए जैसा एक बड़ा अमाउंट किसी एक दो तीन लोगों से लेकर के आना ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम लोग 100 करोड़ को 10 करोड़ छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। तो जैसे हम लोग 100 करोड़ को 10 करोड़ से डिवाइड करेंगे तो जो फिगर निकल के आएगी दैट इज ऑफ रुपीज 10। ठीक है, 10 रुपए निकल के आया। अब 100 करोड़ एक दो लोगों से लाना मुश्किल था, बट इंडिया के अंदर एक चीज बहुत ज्यादा है, दैट इज अ पॉपुलेशन, राइट। एक दो लोगों से 100 करोड़ लाना मुश्किल है, बट क्या बहुत सारे लोग मिल करके 10-10 रुपए जमा कर सकते हैं? ठीक है। तो बहुत सारे लोग मिलके कंपनी में 10-10 रुपीज लगाएंगे और वैसा करके हमारा 100 करोड़ रुपए जो है, जो पैसा हम लोगों को चाहिए कंपनी बनाने के लिए, वो सारा का सारा पैसा हमारा जमा हो जाएगा। ठीक है। सो ये जो 10 रुपए हम लोगों ने निकाला है दैट इज योर एक शेयर का अमाउंट। ठीक है, एक शेयर का प्राइस है 10 रुपए। तो जितना पैसा मेरे को कंपनी में चाहिए उस पैसे को मैं छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दूंगी और एक जो सबसे छोटा हिस्सा निकल के आएगा उसी को मैं बोल दूंगी शेयर। और जो भी व्यक्ति वो छोटा हिस्सा खरीदेगा उस व्यक्ति को मैं यहाँ पे क्या बोल दूंगी, शेयर होल्डर। ठीक है। तो जो भी शेयर होल्डर रहेगा वो मेरे जो बिजनेस रहेगा उसका ओनर होगा। ठीक है, मालिक होगा। तो ओन कैपिटल रेज करने के अब हमारे पास दो सोर्सेस आ गए। पहला आ गया हमारे पास शेयर होल्डर। ठीक है, शेयर बेचेंगे, पैसा लेकर के आएंगे। जो व्यक्ति शेयर खरीदेगा उसको हम लोग बोल देंगे शेयर होल्डर, और वो लोग हो जाते हैं हमारे ओनर्स ऑफ द कंपनी। तो जो हमारा शेयर कैपिटल हो जाता है, यानी जो पैसा मैंने शेयर बेच के लाया है, दैट इज माई ओनरशिप कैपिटल। शेयर होल्डर्स जो रहते हैं वो कंपनी के शेयर्स को खरीदते हैं
और जो भी नेसेसरी कैपिटल रहता है वो हम लोगों को सप्लाई करते हैं। ठीक है, दैट इज व्हाट रिटर्न इन अ पॉइंट नंबर 1। सी, द कैपिटल रेज्ड बाय द कंपनी विद द हेल्प ऑफ ओनर्स इज कॉल्ड एज ओन्ड कैपिटल और ओनरशिप कैपिटल। When the shareholder purchase shares of the company and supply necessary capital, it is one form of the owned capital. ठीक है। Now the second form of owned capital is the retained earning. Now what do you mean by retained earning? किसी भी चीज को रिटेन करके रखना मतलब वो होता है कि अपनी चीज अपने पास ही रख लेना। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल समझो आप कोई बिजनेस कर रहे हो, आपका कोई अच्छा एम्प्लॉय है और आप चाहते हो कि आप उस एम्प्लॉय को छोड़ो ना, तो आप उस एम्प्लॉय को और ज्यादा सैलरी ऑफर करोगे, बहुत सारी और एक्स्ट्रा चीजें ऑफर करोगे ताकि उस एम्प्लॉय को आप रिटेन करके रख सको, यानी अपने पास ही रख सको। ठीक है। सिमिलरली कंपनी जब प्रॉफिट कमाती है तो अब कंपनी को फ्यूचर में बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ने वाली है। कंपनी नया बिजनेस लेकर के आएगी, कंपनी एग्जिस्टिंग बिजनेस को एक्सपांड करेगी, तो कंपनी को बहुत सारे पैसों की जरूरत लगने वाली है। अब कंपनी हर बार शेयर इशू करेगी या हर बार बैंक से लोन लेने के लिए जाएगी क्या? तो आंसर इज नो। हमारे पास खुद का भी थोड़ा पैसा होना चाहिए जो हम लोग अपने फ्यूचर पर्पस में यूज करेंगे। ठीक है। तो जब कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो कुछ पैसा वो क्या करती है, अपने पास में रिटेन करके रख लेती है। उसी पैसे को बोला जाता है रिटेन्ड अर्निंग और इसी को बोला जाता है प्लकिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। ठीक है। फ्यूचर में कंपनी क्या करेगी, इसी पैसे को अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट करेगी और इसी पैसे को इस्तेमाल करेगी फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। ठीक है। So another form of own capital is a retained earning. It is also known as plucking back of profit. It is reinvestment of profit in the business by the company itself. Retained earning is an internal source of finance. ठीक है। Then ओन कैपिटल जो रहता है इसको परमानेंट कैपिटल बोला जाता है। परमानेंट कैपिटल का मतलब एक बार बिजनेस में वो पैसा आ गया तो जब तक आपका बिजनेस एग्जिस्टेंस में है, जब तक आपका बिजनेस चल रहा है, तब तक कोई भी व्यक्ति उस पैसे को मांग नहीं सकता। एक बार मैंने शेयर बेचा, पैसा आ गया, शेयर होल्डर मुझसे यानी कंपनी से आकर के वापस पैसा नहीं मांग सकता कि ठीक है मैंने जो पैसे तुम्हारे बिजनेस में लगाए थे वो पैसे मेरे को वापस कर दो। तो ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी आपको वो पैसा रिटर्न करने की जरूरत नहीं होती है, इसीलिए उसको बोला जाता है परमानेंट कैपिटल। ठीक है। इट इज रिटर्न ओनली एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। मुझे वो पैसा सिर्फ तब वापस करना पड़ेगा जब कंपनी वाइंड अप होगी यानी बंद होगी। Then own capital is in the form of share capital, provide initial source of finance for a new company. It can be raised anytime later to satisfy the additional need of the capital. तो जब मैं शुरू शुरू में कंपनी बनाऊंगी उस टाइम पे जो पैसों की जरूरत होगी वो शेयर्स बेच करके आएंगे और लेटर यानी कंपनी एक बार बन गई और बाद में फिर जब भी पैसों की जरूरत होगी तभी भी मैं शेयर्स बेच करके पैसा लेकर आ सकती हूँ। देन रिटेन अर्निंग जो रहता है हम लोगों ने लिखा कैनॉट बी इनिशियल सोर्स ऑफ कैपिटल। क्यों इनिशियल सोर्स ऑफ कैपिटल नहीं है? क्योंकि रिटेन अर्निंग का मतलब क्या होता है, आप प्रॉफिट कमाओगे और उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा बचा के रखोगे फ्यूचर में यूज करने के लिए। ठीक है। तो अब जब प्रॉफिट कमाओगे, प्रॉफिट कब कमाओगे? जब कंपनी बन जाएगी। ठीक है। तो कंपनी बनने के बाद प्रॉफिट कमाओगे और उसके बाद आप पैसा रिटेन करके रखोगे, इसीलिए इनिशियल सोर्स ऑफ कैपिटल नहीं हो सकता, यानी शुरुआती सोर्स ऑफ कैपिटल नहीं हो सकता। ठीक है। बट इट इज एन इम्पोर्टेंट ऑफ कैपिटल व्हेन द कंपनी रन्स बिजनेस प्रॉफिटेबली ड्यूरिंग दिस एग्जिस्टेंस। ठीक है। देन कौन डिसाइड करेगा कि कितना पैसा लेकर आना है शेयर कैपिटल रेस करके? तो वो प्रमोटर्स डिसाइड करेंगे। जो भी पैसा वो रेस करने वाले हैं शेयर्स बेच करके वो अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिख देंगे और उसको बोल देंगे ऑथोराइज्ड कैपिटल। ठीक है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट डू वी मीन बाय शेयर। अभी तक हम लोगों ने शेयर को ब्रीफ में देखा था, अब हम लोग उसको और ज्यादा थरली रीड करेंगे। सो नाउ द शेयर। शेयर का जो डेफिनेशन है इट इज गिवन इन सेक्शन 2 और क्लॉज 84 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। इसका मतलब क्या होता है? शेयर मीन्स शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी एंड इंक्लूड्स स्टॉक। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय शेयर कैपिटल? सी, यहाँ पे मैंने बोला कि मेरे को 100 करोड़ रुपए चाहिए। ठीक है। तो ये जो 100 करोड़ है ये मेरा शेयर कैपिटल हो गया। टोटल शेयर कैपिटल मेरा हो गया 100 करोड़ रुपीज और उसका जो सबसे छोटा वाला हिस्सा था 10 रुपए का वो बन जाता है मेरा शेयर। ठीक है। नीचे हम लोगों ने लिखा है शेयर इज अ यूनिट बाय विच द शेयर कैपिटल इज डिवाइडेड। ठीक है। शेयर कैपिटल क्या था हमारा? 100 करोड़ रुपीज। यूनिट कितने में डिवाइड किया था हमने उसको? 10 करोड़ रुपए में। Then the total capital of company is divided into small parts and each part is called a share and the value of each part is known as face value. ठीक है। 100 करोड़ पूरे चाहिए थे,
10 करोड़ छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया। फिर एक छोटा पार्ट आया जिसको 10 करोड़ 10 रुपए का, और जिसको हम लोगों ने नाम दे दिया शेयर। तो वो जो 10 रुपए थी वो हमारे शेयर की हो गई फेस वैल्यू। ठीक है। Then, share is a small unit of capital of the company. It facilitates the public to subscribe the capital in a smaller amount. ठीक है। बहुत छोटा यूनिट होता है शेयर का, कम प्राइस का होता है, जो मदद करता है कि भाई आप अगर शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहते हो, आपके पास बहुत पैसा नहीं है, थोड़ा पैसा है, तो भी आप कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है। देन आप कितना शेयर खरीद सकते हो, तो थर्ड पॉइंट में लिखा है कि भाई एक व्यक्ति जितने शेयर चाहे उतने शेयर्स वो खरीद सकता है, और जो व्यक्ति कंपनी के शेयर्स खरीदता है उसको हम लोग बोलते हैं शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी। ठीक है। देन फीचर्स ऑफ शेयर। पहला फीचर है मीनिंग का। तो मीनिंग क्या है? इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इन द टोटल शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। टोटल शेयर कैपिटल था हमारा 100 करोड़, जिसको हम लोगों ने 10 करोड़ छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया था। सबसे छोटा यूनिट आया 10 रुपए का, और उसी को अपन ने बोल दिया शेयर। ठीक है। दूसरा फीचर है ओनरशिप, कि जो भी लोग हमारे कंपनी का शेयर खरीदेंगे उनको हम लोग क्या बोलेंगे? ओनर्स ऑफ द कंपनी। इसीलिए जो शेयर का कैपिटल होता है, इट इज अ ओनरशिप कैपिटल ऑफ द कंपनी। तीसरा जो हमारा फीचर है, दैट इज अ डिस्टिंक्टिव नंबर। ठीक है। अब जब आप डीमैट फॉर्म में शेयर्स खरीदते हो, यानी इलेक्ट्रॉनिक मोड में शेयर्स खरीदते हो, तो कोई भी डिस्टिंक्टिव नंबर नहीं होता। लेकिन जब मैं फिजिकल मोड में शेयर खरीदती हूँ, अब तो फिजिकल मोड में शेयर्स बिकते भी नहीं है अगर हम लोग पब्लिक कंपनी की बात करते हैं। बट पहले के जमाने में जब इंटरनेट इतना ज्यादा फेमस नहीं था, इतना प्रचलित नहीं था, तो वो जमाने में पेपर में शेयर्स मिलते थे, यानी फिजिकल फॉर्म में शेयर्स मिलते थे। तो वो शेयर सर्टिफिकेट उसको बोला जाता था, और वो शेयर सर्टिफिकेट में लिखा रहता था कि कौन से नंबर तक के से लेकर के कौन से नंबर तक के शेयर मेरे पास में रहेंगे, तो उसको बोला जाता था डिस्टिंक्टिव नंबर। ठीक है। सो फर्स्ट इज अ मीनिंग। शेयर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट इन द टोटल शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी। सेकेंड इट इज अ ओनरशिप कैपिटल, कि जो भी व्यक्ति शेयर खरीदेगा वो कंपनी का मालिक बन जाएगा। एंड थर्ड इज अ डिस्टिंक्टिव नंबर, कि अगर आपने डीमटेरियलाइज फॉर्म में शेयर नहीं खरीदे हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक मोड में शेयर नहीं खरीदे हैं, और फिजिकल फॉर्म में शेयर खरीदे हैं, तो हर शेयर का एक डिस्टिंक्ट नंबर रहेगा, एक अलग नंबर रहेगा, जो कहाँ पे मेंशन रहेगा? शेयर सर्टिफिकेट ऑफ द कंपनी। देन फोर्थ फीचर इज एन इट इज एन एविडेंस ऑफ टाइटल। जो भी आपके पास में शेयर सर्टिफिकेट रहता है, जो कंपनी आपको इशू करती है अंडर इट्स कॉमन सील। कॉमन सील का मतलब होता है कंपनी का स्टैम्प। तो इट इज अ टाइटल ऑफ ओनरशिप। ठीक है। शेयर जो है वो विजिबल थिंग नहीं है। तो कभी भी अगर आपको प्रूफ करना है कि भाई इस कंपनी के इतने शेयर मेरे पास हैं, तो आप कैसे प्रूफ करोगे अगर आपके शेयर डीमटेरियलाइज फॉर्म में नहीं है? तो आप शेयर सर्टिफिकेट दिखा करके क्या करोगे? वो प्रूफ करोगे कि कंपनी के शेयर मेरे पास में है। और अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक मोड में शेयर्स खरीदे हैं, तो वो आप डीमैट फॉर्म में, जो आपके डीमैट में जो शेयर्स रहेंगे, वो दिखा करके ये प्रूफ करोगे कि वो कंपनी के शेयर आपके हैं। सो इट इज एन एविडेंस ऑफ टाइटल, यानी आपके पास एक पर्टिकुलर कंपनी के शेयर है, इस बात का सबूत है शेयर सर्टिफिकेट। देन आया वैल्यू ऑफ शेयर। ठीक है। तो आपके जो शेयर्स की वैल्यू रहती है, वो तीन टाइप की वैल्यू हो सकती है। ठीक है। पहली होती है फेस वैल्यू। जो हम लोगों ने 10 रुपए निकाला, वो शेयर की फेस वैल्यू थी। ये कहाँ पे लिखी रहेगी? आपके शेयर सर्टिफिकेट में लिखी रहेगी, और कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखी रहेगी। दूसरी आता है इशू प्राइस। तो जिस प्राइस में कंपनी अपने शेयर्स मार्केट में बेचेगी, उसको वो बोल देगी इशू प्राइस। जनरली कंपनी फेस वैल्यू से ज्यादा वैल्यू में अपने शेयर्स मार्केट में बेचती है। क्यों ऐसा करती है? क्योंकि भाई कंपनी को पता है कि मेरे शेयर का वैल्यू भले 10 रुपए का है, बट मार्केट में मेरी इतनी रेपुटेशन है कि मैं अपने शेयर को अगर 100 रुपए में, 50 रुपए में भी बेचूं, तो भी मेरे शेयर्स मार्केट में बिक जाएंगे। तो 10 रुपए का शेयर कंपनी 50 रुपए में मार्केट में बेच रही है। 10 रुपए उसकी फेस वैल्यू थी, बट कंपनी ने क्योंकि 50 रुपए में बेचा, तो वो 50 रुपए हो जाएगा उसका इशू प्राइस। ठीक है। तीसरा जो प्राइस है शेयर का, दैट इज योर मार्केट वैल्यू। कंपनी में डिमांड और सप्लाई के आधार पर उसके जो शेयर्स रहते हैं, उसकी जो वैल्यू है वो फ्लक्चुएट होती रहती है, उसी को हम लोग बोलते हैं मार्केट वैल्यू। ठीक है। अब मार्केट वैल्यू फेस वैल्यू से अलग हो सकती है ना। व्हाट डू यू मीन बाय मार्केट वैल्यू? सबसे पहले आप मार्केट वैल्यू समझने की कोशिश करो, कि एक पर्टिकुलर चीज का मार्केट में जो प्राइस होता है, उसको हम लोग उसका मार्केट वैल्यू बोलते हैं। ठीक है। फॉर एन एग्जाम्पल, अब समझो आप अपना बोर्ड का एग्जाम देने के लिए जा रहे हो। ठीक है। आपको पेन की जरूरत है। अब आपको भी पेन चाहिए, और एक और व्यक्ति है जिसको पेन की जरूरत है। आप दोनों एक स्टेशनरी शॉप पे चले गए, और आपने दुकान वाले को बोला कि भाई मेरे को पेन दे दो। आसपास दूसरी कोई भी स्टेशनरी शॉप नहीं है, दुकानदार के पास एक ही पेन है, तो वो एक 10 रुपए की पेन अगर वो चाहे तो वो 15 रुपए, 20 रुपए में भी बेच सकता है।
क्योंकि पेन बेचने वाला वो एक ही है, उसके पास भी एक ही पेन है, बट खरीदने वाले दो लोग हैं। अगर वो महंगे में भी बेचता है तो भी उसके शेयर्स बिक जाएंगे, यानी उसका पेन बिक जाएगा, तो वो महंगे में भी पेन बेच सकता है। सिमिलरली कंपनी के शेयर्स का भी सेम है। कंपनी के शेयर्स लिमिटेड है, बट खरीदने वाले अगर बहुत ज्यादा लोग हैं और बेचने वाले कम है, तो वो लोग अगर चाहे तो वो कंपनी के शेयर्स को महंगे में भी मार्केट में बेच सकते हैं। तो जिस प्राइस में कंपनी के शेयर्स मार्केट में खरीदे बेचे जाते हैं उसको बोल दिया जाता है मार्केट शेयर, जो डिपेंड करते हैं कंपनी के डिमांड और सप्लाई फोर्सेस पे। देन अगला फीचर है राइट। ठीक है, जब भी आप कंपनी के शेयर्स खरीदते हो तो आप कंपनी के शेयर होल्डर, कंपनी के मालिक बन जाते हो, तो कंपनी आपको सर्टन राइट्स यानी बहुत सारे अधिकार देती है। क्या क्या राइट देती है? तो भाई आप डिविडेंड रिसीव कर सकते हो, जब कंपनी प्रॉफिट कमाएगी तो प्रॉफिट में से आपको भी कुछ हिस्सा देगी जिसको वो डिविडेंड बोलेगी। आप कंपनी के स्टैट्यूटरी बुक्स को इंस्पेक्ट कर सकते हो, जैसे कि कंपनी का रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर, कंपनी का रजिस्टर ऑफ मेंबर, ये सारे बुक्स को आप इंस्पेक्ट कर सकते हो। देन कंपनी की टाइम टू टाइम मीटिंग्स होती है, एनुअल जनरल मीटिंग्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग्स, आप वो भी अटेंड कर सकते हो। मीटिंग में जाकर सिर्फ बैठोगे क्या? नहीं, तो मीटिंग में आप जाकर के वोट भी कर सकते हो, और भी बहुत सारे ऐसे राइट्स रहते हैं जो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को देती है। ठीक है। देन इनकम, कि आप कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहे हो तो ऐसे ही तो नहीं कर रहे हो, आपको बदले में कुछ तो चाहिए। ठीक है, तो बदले में जो कंपनी आपको पैसे देगी, कंपनी उसको बोलती है डिविडेंड। तो शेयर होल्डर्स की इनकम क्या हो जाएगी? डिविडेंड। ठीक है। देन ट्रांसफरेबिलिटी, मैंने एक बार कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, अब कंपनी बोलती है ये हो गया परमानेंट कैपिटल, यानी अब मैं कंपनी को नहीं बोल सकती कि अपने शेयर ले लो और मेरा पैसा वापस दे दो। तो इसका मतलब क्या है? जब तक कंपनी चलेगी मैं कंपनी के शेयर होल्ड करके बैठी रहूंगी क्या? नहीं। ठीक है। कंपनी को जो शेयर्स रहते हैं वो ट्रांसफरेबल होते हैं, मैं किसी और को वो शेयर बेच करके उससे पैसे ले सकती हूँ। अब अगर मेरी कंपनी पब्लिक कंपनी है तो शेयर फ्रीली ट्रांसफरेबल हो गए, जब चाहूंगी जिसको चाहूंगी बेच सकती हूँ। बट अगर मेरी कंपनी प्राइवेट कंपनी होंगी तो रेस्ट्रिक्शन होगा ट्रांसफर पे, यानी आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कुछ रूल्स लिखे रहेंगे, उन रूल्स को फॉलो करके मेरे को क्या करना रहेगा? शेयर्स को ट्रांसफर करना पड़ेगा। एनीवे ट्रांसफर तो मैं कर सकती हूँ। ठीक है। देन नेक्स्ट आ गया, जो शेयर्स होते हैं वो शेयर होल्डर की प्रॉपर्टी होते हैं, इट इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी, वो जब चाहे जिसको चाहे वो शेयर्स बेच सकते हैं। उसके बाद अब शेयर कितने टाइप के होते हैं? ठीक है, सो देर आर टू टाइप्स ऑफ शेयर। पहला है इक्विटी शेयर और दूसरा है प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है। अब इक्विटी शेयर्स का मतलब क्या और प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब क्या? तो सबसे पहले देखो इक्विटी शेयर, इनको ऑर्डिनरी शेयर्स भी बोला जाता है। वो शेयर्स जिनको कोई भी प्रेफरेंशियल राइट नहीं मिलता है। ठीक है। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय प्रेफरेंशियल राइट? तो प्रेफरेंशियल राइट का मतलब होता है प्राथमिक अधिकार, फर्स्ट राइट। ठीक है, पहला राइट जिसको मिलता है उसको प्रेफरेंस शेयर बोला जाता है, और जिसको पहला राइट नहीं मिलेगा, प्रेफरेंशियल राइट नहीं मिलेगा, उसको बोला जाता है ऑर्डिनरी शेयर्स। ठीक है। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वो लोग होते हैं जिनको दो जगह पे प्रेफरेंशियल राइट नहीं मिलता। पहला, डिविडेंड के टाइम पे। अब समझो कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, कंपनी अपने शेयर होल्डर को प्रॉफिट का हिस्सा देने वाली है और उसको बोलेगी डिविडेंड। अब डिविडेंड देने के लिए दो लोग खड़े हैं, एक प्रेफरेंस शेयर होल्डर खड़ा है और दूसरा इक्विटी शेयर होल्डर खड़ा है। तो कंपनी पहला अधिकार, पहला डिविडेंड किसको देगी? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, क्योंकि इसके पास प्रेफरेंशियल राइट है। इक्विटी शेयर होल्डर के पास तो प्रेफरेंशियल राइट नहीं है, तो कंपनी उसको बाद में डिविडेंड देगी। तो डिविडेंड देने के लिए दो लोग खड़े हैं, तो कंपनी पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देगी और उसके बाद वो इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देगी। सेकेंड, उसको राइट नहीं मिलता है जब कंपनी वाइंड अप हो रही है। जब कंपनी बंद हो रही है तो कंपनी सबको उसके पैसे लौटा रही है। अब पैसे लेने के लिए दो शेयर होल्डर्स खड़े, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स खड़े और इक्विटी शेयर होल्डर्स खड़े। कंपनी पहले किसको पैसा देगी? तो कंपनी पहले पैसा देगी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। ठीक है। तो दो जगह पे आपको प्रेफरेंशियल राइट नहीं मिल रहा है। पहला, प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड देने के टाइम आपको प्रेफरेंशियल राइट नहीं मिलेगा एज एन इक्विटी शेयर होल्डर, और दूसरा, जब कंपनी बंद हो रही है और वो कैपिटल रीपे कर रही है तभी भी आपको सबसे लास्ट में पैसा मिलेगा। पहले किसको मिलेगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। उसके बाद फीचर्स क्या है इक्विटी शेयर के? तो पहला फीचर है दैट इट इज अ परमानेंट कैपिटल। ठीक है। परमानेंट कैपिटल का मतलब क्या होता है कि एक बार आपने कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, आपने कंपनी को पैसा दे दिया, उसके बाद ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, कंपनी आपको पैसा रीपे नहीं करेगी। तो कभी पैसा मिलेगा ही नहीं क्या? नहीं। जब कंपनी वाइंड अप होने लगेगी तब कंपनी क्या करती है? आपको आपके पैसे रीपे कर देती है। लेकिन जब तक कंपनी एग्जिस्टेंस में है तब तक आप कंपनी को कंपेल यानी कंपनी को मजबूर नहीं कर सकते हो कि कंपनी क्या करे? आपको आपका पैसा
रीपे करें, इसलिए इक्विटी शेयर्स को बोला जाता है परमानेंट कैपिटल। ठीक है। सी, इक्विटी शेयर्स आर इरेडीमेबल शेयर्स, यानी कंपनी आपको ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी आपके पैसे रिटर्न नहीं करेगी। द अमाउंट रिसीव फ्रॉम इक्विटी शेयर इज नॉट रिफंडेबल बाय द कंपनी ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। इक्विटी शेयर बिकम रिफंडेबल ओनली इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, जब कंपनी बंद होगी तभी आपको आपका पैसा देगी। डिसाइडेड टू बाय बैक शेयर्स, कभी कभी कंपनी डिसाइड करती कि भाई चलो हम लोग अपने शेयर मार्केट से खुद ही खरीद लेते हैं, तभी भी कंपनी आपको आपका पैसा वापस दे देगी। Then thus equity share capital is a long term and a permanent capital of the company. Then next feature is a fluctuating dividend. ठीक है। कंपनी जब प्रॉफिट कमाएगी, जितना प्रॉफिट कमाएगी उसी हिसाब से कंपनी आपको डिविडेंड देगी। ठीक है। कंपनी ने बहुत प्रॉफिट कमाया तो डिविडेंड का अमाउंट ज्यादा, कम प्रॉफिट कमाया डिविडेंड का अमाउंट कम, नहीं कमाया तो नहीं मिलेगा डिविडेंड। ठीक है। तो फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड, फ्लक्चुएटिंग का मतलब होता है चेंज होता रहता है। ऐसा नहीं है कि कंपनी हर साल डिसाइड करेगी और कंपनी बोलेगी कि हर साल मैं आपको 10 रुपए एज डिविडेंड दूंगी, नहीं देगी कंपनी। जब प्रॉफिट कमाएगी तो देगी, नहीं कमाएगी तो नहीं देगी, ज्यादा कमाएगी तो ज्यादा देगी, कम कमाएगी तो कम देगी। ठीक है। सो इक्विटी शेयर डू नॉट हैव अ फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड। The rate of dividend depends upon the amount of profit earned by the company. If company has more profit, dividend is paid at a higher rate. On the other hand, if the company is insufficient profit or loss, board of director may postpone the payment of dividend, कि अभी नहीं देंगे बाद में दे देंगे। Equity shareholder cannot compel them to declare and pay the dividend. The income of the equity share is uncertain or irregular. ठीक है। The equity share get dividend at a fluctuating rate. देन थर्ड राइट, तो आपको बहुत सारे राइट्स मिलते हैं एज एन इक्विटी शेयर होल्डर, जहां पे हम लोग 4 राइट्स की बात करेंगे। पहला राइट है राइट टू वोट। ठीक है। आपने कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, जब भी कंपनी की मीटिंग्स होगी तब आपको वोट करने का अधिकार मिलेगा। आप मीटिंग में जाओगे और मीटिंग में क्या करोगे, वोट करोगे। ठीक है। देन राइट टू शेयर इन प्रॉफिट, कि जब भी कंपनी प्रॉफिट कमाएगी, क्योंकि आप कंपनी के मालिक हो तो कंपनी आपको प्रॉफिट का कुछ हिस्सा देगी और उसको बोल देती है डिविडेंड। कंपनी जितना बेस्ट प्रॉफिट कमाएगी, जितना हैंडसम प्रॉफिट कमाएगी, उतना ज्यादा कंपनी आपको डिविडेंड भी देगी। देन राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स, कंपनी के बहुत सारे बुक्स होते हैं, जैसे कि कंपनी का रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर, कंपनी का रजिस्टर ऑफ मेंबर, वो सारे बुक्स को आप इंस्पेक्ट कर सकते हो, चेक कर सकते हो। देन राइट टू ट्रांसफर एप शेयर, आप जब चाहो जिसको चाहो अपने शेयर को क्या कर सकते हो, बेच सकते हो। ठीक है। देन नो प्रेफरेंशियल राइट, आपको कोई भी प्रेफरेंशियल राइट नहीं मिलेगा। कंपनी डिविडेंड दे रही है, आपको कब देगी, इक्विटी शेयर होल्डर्स के बाद, सबसे लास्ट में। ठीक है। कंपनी बंद हो रही है, वाइंड अप हो रही है, कंपनी को कैपिटल रीपे करना है, आपको कब मिलेगा, सबसे लास्ट में, जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा मिल जाएगा उसके बाद सबसे आखिर में आपको पैसा मिलेगा। तो आपको कोई भी प्रेफरेंशियल राइट नहीं मिलता। डिविडेंड मिल रहा है तो भी आपको कोई प्रेफरेंशियल राइट नहीं है, सबसे लास्ट में डिविडेंड मिलेगा। कंपनी वाइंड अप हो रही है तो कंपनी आपको रीपेमेंट ऑफ कैपिटल भी सबसे लास्ट में करेगी, सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसे देगी। ठीक है। बट आपके पास कंपनी का कंट्रोलिंग पावर होता है, आप ही कंपनी के रियल मास्टर्स होते हो। ठीक है। कंपनी की जनरल मीटिंग्स होती हैं, आप कंपनी में जाते हो, आप कंपनी में वोट करते हो, आपको एक्सक्लूसिव वोटिंग राइट मिलता है। ठीक है। जितना आपके पास शेयर उतने आपके वोट, समझो मेरे पास 10 शेयर है तो मैं 10 वोट कर सकती हूँ। इवन मैं प्रॉक्सीज भी अपॉइंट कर सकती हूँ कि अगर मैं वोट देने नहीं जा पा रही हूँ, मैं मीटिंग में नहीं जा पा रही हूँ, ठीक है, तो मैं अपने बदले किसी और को भी भेज सकती हूँ और वो क्या करेगा, वहां पे मेरे बदले में जाएगा और मेरे बदले में मीटिंग अटेंड करेगा। ठीक है। और मेरे पास ये भी राइट रहता है कि मैं कंपनी की मालिक हूँ, बट मैं कंपनी के डे टू डे अफेयर्स तो नहीं मैनेज कर सकती, वो तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेज करते हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट कौन करेगा, मैं ही करूंगी एज अ शेयर होल्डर, तो मेरे पास वो भी राइट होता है। ठीक है। देन जनरल मीटिंग में जो भी मैटर डिस्कस होंगे उस पर मैं मीटिंग में जाऊंगी और वहां पे वोट करूंगी। ठीक है। तो देखो, the control of companies vested with equity shareholders even are often described as real masters of the company. It is because they enjoy exclusive voting right. कंपनी की मीटिंग में जाना, जनरल मीटिंग में वोट करना, ये अधिकार सिर्फ शेयर होल्डर्स को मिलता है और किसी को नहीं मिलता है। देन द एक्ट प्रोवाइड्स द राइट टू कास्ट वोट इन अ प्रोपोर्शन ऑफ देयर शेयर होल्डिंग, जितने ज्यादा मेरे पास शेयर उतना ज्यादा मैं क्या कर सकती हूँ, वोट कर सकती हूँ। Then they can exercise their voting right by proxies even without attending meeting in person, कि मैं अगर खुद नहीं जा सकती हूँ तो मैं अपने बदले में किसी को अपॉइंट करूंगी, इसको प्रॉक्सी बोलूंगी, वो मेरे बदले में जाकर के मीटिंग अटेंड करेगा। Then by exercising power right, they can participate in the management affairs of the company. ठीक है। They elect their representative, जिसको वो board of directors बोलते हैं, जो कंपनी का मैनेजमेंट देखेगा, and they are allowed to vote in all the matters discussed at the general meeting. Thus equity shareholder enjoy control over the company. ठीक है।
देन फिफ्थ है रिस्क। तो भाई आपका मैक्सिमम रिस्क रहता है, आपको शॉक एब्जॉर्बर्स बोला जाता है। क्यों ऐसा बोला जाता है? क्योंकि अगर कंपनी का प्रॉफिट गिरा, ठीक है, तो डिविडेंड नहीं मिलेगा। कंपनी का शेयर का मार्केट प्राइस रिड्यूस हो गया तो आपके शेयर की वैल्यू भी रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, तो आप कंपनी में सबसे ज्यादा रिस्क ले रहे हो, आपको कंपनी का शॉक एब्जॉर्बर कहा जाता है। ठीक है, सो इक्विटी शेयर होल्डर बियर मैक्सिमम रिस्क इन द कंपनी दैट डिस्क्राइब्ड एज अ शॉक अब्जॉर्बर्स व्हेन कंपनी हैज फाइनेंशियल क्राइसिस। ठीक है, कंपनी जब फाइनेंशियल क्राइसिस में है, कंपनी लॉस में जा रही है, तो वो टाइम पे जो व्यक्ति सबसे ज्यादा रिस्क लेता है वो होता है इक्विटी शेयर होल्डर। देन if the income of the company falls, the rate of dividend also comes down. Due to this, market value of equity share come down, resulting into capital loss. Thus, equity shareholder are main risk takers. Then seventh है residual claimant. Residual का मतलब होता है last claim. ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर्स, क्योंकि आप कंपनी के मालिक हो, तो आपको सबसे आखिर में पैसा मिलेगा। डिविडेंड देने के टाइम पे भी आप सबसे लास्ट में आओगे और सबसे लास्ट में आपको डिविडेंड दिया जाएगा। कंपनी जब वाइंड अप होगी और कंपनी जब अपने शेयर होल्डर्स को उनका पैसा लौटाएगी, तो आप सबसे लास्ट में आओगे, पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पैसा दिया जाएगा। तो इसीलिए आपको रेसिडुअल क्लेमेंट बोला जाता है कि आपको पैसा सबसे आखिर में मिलता है। ठीक है, so equity shareholders are owners, residual claimants to all earnings after expenses, taxes, etc. are paid. A residual claim means the last claim on the earning of the company. Although equity shareholders come last, they have an advantage of receiving entire earning that is left over. ठीक है, सबको पैसा दे दिया, आपको सबसे आखिर में पैसा मिलेगा, लेकिन आखिर में जो पैसा मिला वो पूरा आपका। तो कंपनी अगर अच्छा प्रॉफिट कमा रही है तो आपको वहां पे एडवांटेज मिल जाता है। देन नेक्स्ट है नो चार्ज ऑन एसेट। अब चार्ज ऑन एसेट का मतलब क्या होता है? कोई एसेट गिरवी रखना। ठीक है, जैसे मैं अगर किसी से लोन ले रही हूँ, तो मैं अपने किसी एसेट पे उसको चार्ज दे दूंगी कि भाई फ्यूचर में मैं अगर लोन का पैसा नहीं चुका पाई तो ये एसेट बेच देना और अपना पैसा वसूल कर लेना। लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर्स को ऐसे किसी भी एसेट के ऊपर चार्ज नहीं मिलता। ठीक है, अगर कंपनी लॉस में चली गई, कंपनी का फाइनेंशियल लॉस हो गया, तो आपका पूरा का पूरा पैसा डूबने का वहां पे चांसेस रहता है, क्योंकि किसी एसेट पे चार्ज आपको नहीं मिल रहा है। फिर आया बोनस इशू। ठीक है, कंपनी जब अच्छा खासा प्रॉफिट कमाती है, तो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को कुछ शेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट दे देती है, उनसे पैसे ही नहीं लेती है। तो जब आपको कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट में शेयर दे रही है, तो उसको वो बोलती है बोनस इशू। ठीक है, देन bonus shares are issued as a gift to equity shareholders. These shares are issued free of cost to existing equity shareholder. These are issued out of accumulated profit. कंपनी के पास जो अच्छा खासा प्रॉफिट जमा हुआ रहता है, उसी में से कंपनी आपको बोनस शेयर इशू कर देती है। देन बोनस शेयर आर इशूड इन प्रपोर्शन ऑफ द शेयर हेल्ड। जितने ज्यादा आपके पास इक्विटी शेयर रहेंगे, उतने ज्यादा आपको बोनस शेयर्स मिलेंगे। ठीक है, दस कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ इक्विटी शेयर टेंड्स टू ग्रो ऑन इट्स ओन। आपने 10 शेयर खरीदा था, कंपनी ने आपको 10 बोनस शेयर दे दिया, तो आपका 10 शेयर 20 शेयर्स में कन्वर्ट हो गया, तो आपका पैसा अपने आप क्या हो गया? ग्रो हो गया। देन दिस बेनिफिट इज अवेलेबल ओनली टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स। नेक्स्ट फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू जो रहती है इक्विटी शेयर होल्डर्स की बहुत कम होती है, इक्विटी शेयर्स की जनरली 1 रुपए से लेके 10 रुपए की होती है। बट मार्केट वैल्यू उसकी फ्लक्चुएट होती रहती है भाई। हम लोग बहुत सारे ऐसे शेयर्स देख सकते हैं जिनकी मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा है, जैसे कि एमआरएफ टायर्स। इसकी मार्केट वैल्यू तो 1 लाख से 1.5 लाख रुपए के बीच में फ्लक्चुएट होती रहती है। ठीक है, टाटा मोटर्स जिसकी वैल्यू 1000, 1500, 800, 900 ऐसे में फ्लक्चुएट होती रहती है। तो मार्केट वैल्यू अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, किसके ऊपर डिपेंड करती है? डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर डिपेंड करती है। कंपनी के पास शेयर है 10 बेचने के लिए, खरीदने वाले 100 लोग खड़े हैं, तो कंपनी अपने शेयर मार्केट में महंगे दामों में बेच सकती है, जिसी को बोला जाता है मार्केट वैल्यू। ठीक है, सो मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर फ्लक्चुएट अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द शेयर। जितना ज्यादा डिमांड उतना ज्यादा मार्केट वैल्यू। देन the demand and supply of equity share depend on profit earned and dividend declared. When the company earns huge profit, market value of its share increases. On the other hand, if incurs losses and market value of share decreases. ज्यादा प्रॉफिट कमाओगे, ज्यादा डिविडेंड दोगे, कंपनी का मार्केट में अच्छा इमेज बनेगा, तो कंपनी ज्यादा डिविडेंड डिक्लेयर, उसका मार्केट वैल्यू बढ़ेगा। ऑन द कॉन्ट्ररी, उल्टा कम प्रॉफिट कमा रहे हो, मार्केट में इमेज अच्छी नहीं है, तो डिविडेंड भी कम मिलेगा। Then there are a frequent fluctuation in the market shares. There are a comparison to other securities. Therefore, equity shares are more appealing to the speculators. Speculators कौन होते हैं? जो शॉर्ट टर्म के लिए मार्केट में एंटर करते हैं। आज शेयर खरीदा 1 हफ्ते में, 1 महीने में, या कल ही बेच दिया और प्रॉफिट कमा लिया। तो जो ऐसे लोग होते हैं कि शेयर का प्राइस कम हुआ तो खरीद लिया, बढ़ गया तो बेच लिया,
ताकि मार्केट में वो अच्छा प्रॉफिट कमा सके, उनको स्पेक्युलेटर्स बोला जाता है, तो वो जनरली इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है। देन कैपिटल एप्रिसिएशन, मैंने समझो एक 10 रुपए का शेयर खरीदा। अब हम लोग ने बोला कि भाई मार्केट में शेयर की डिमांड बढ़ेगी तो उसका प्राइस भी बढ़ेगा। तो 10 रुपए का शेयर कल को 12 रुपए का, 15 रुपए का, 20 रुपए का हो जाता है। तो मेरा 10 रुपए का शेयर 20 रुपए का हो गया। तो 10 रुपए जो मेरा अमाउंट बढ़ा उसको मैं बोलती हूँ कैपिटल एप्रिसिएशन। तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को कैपिटल एप्रिसिएशन भी मिलता है। सो शेयर्स कैपिटल एप्रिसिएशन टेक्स प्लेस व्हेन मार्केट ऑफ शेयर इंक्रीजेस इन द शेयर मार्केट। ठीक है, मार्केट प्राइस बढ़ेगा तो आपको कैपिटल एप्रिसिएशन मिलेगा। देन profitability and prosperity of the company enhances reputation of company in the share market and it facilitates appreciation of market value of equity shares। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ इक्विटी शेयर्स। ठीक है। तो अब दो टाइप के इक्विटी शेयर्स होते हैं, एक नॉर्मल वोटिंग राइट वाले और डिफरेंशियल वोटिंग राइट वाले। नॉर्मल वोटिंग राइट में आपको एक शेयर के पीछे एक वोट मिलता है। ठीक है। डिफरेंशियल वोटिंग राइट में आपके वोट्स कम कर दिए जाते हैं कि आपको 4 शेयर के पीछे एक वोट मिल रहा है, 5 शेयर के पीछे एक वोट मिल रहा है। बट ऐसे केसेस में आपका जो डिविडेंड रहता है, कंपनी आपको बोलेगी कि हम लोग आपका वोटिंग पावर भले रिड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, बट हम आपको डिविडेंड बढ़ा करके दे रहे हैं। अब कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको कंपनी के परफॉर्मेंस से कोई मतलब नहीं होता, कंपनी क्या कर रही है, क्यों कर रही है, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा जो मेन कंसर्न होता है वो हमारे प्रॉफिट पे होता है। तो आपको डिविडेंड एक्स्ट्रा मिल रहा है, आपको वोट करना ही नहीं है, तो ऐसे लोग जनरली इक्विटी शेयर विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स बाय कर सकते हैं। फिर आते हैं हमारे प्रेफरेंशियल्स। नाउ विल टेक अ ब्रेक ऑफ अ सेकेंड। ओके। Okay, so coming back to the topic, our next topic is the preferentials। अभी तक हम लोग बोल रहे थे कि इक्विटी शेयर्स जो रहते हैं उनको दो जगह पे प्रेफरेंशियल राइट नहीं मिलता है, यानी प्राथमिक अधिकार नहीं मिलता है। पहला एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड और दूसरा एट द टाइम ऑफ रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। ठीक है, कंपनी प्रॉफिट कमाएगी, डिविडेंड देगी, पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देगी, बाद में इक्विटी शेयर होल्डर्स को देगी। ठीक है। कंपनी बंद हो रही है, कैपिटल रीपे कर रही है, पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देगी और बाद में किसको देगी, इक्विटी शेयर होल्डर्स को देगी। ठीक है। सो एज द नेम इंडिकेट, जैसा नाम बता रहे हैं, नाम में ही है प्रेफरेंस। प्रेफरेंस का मतलब क्या, प्राथमिकता, प्रायोरिटी। ठीक है। सो एज द नेम इंडिकेट, these shares have a certain preferential right distinct from those attached to equity shareholder। जो इक्विटी शेयर होल्डर्स को राइट मिलते हैं कि डिविडेंड मिलेगा, वाइंडिंग अप के टाइम पे कैपिटल मिल जाएगा, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी वो मिलेगा, बट इक्विटी शेयर होल्डर से पहले मिलेगा। Then these shares carry the following preferential right are termed as preference shares। पहला, टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड, जैसे कि हम लोगों ने बोला कि कंपनी प्रॉफिट कमाएगी, डिविडेंड देगी अपने शेयर होल्डर को, पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देगी, बाद में इक्विटी शेयर होल्डर्स को देगी। एंड एट द टाइम ऑफ रिटर्न ऑफ कैपिटल एट द टाइम इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप, कंपनी बंद होने जा रही है, कैपिटल रीपे करने जा रही है, पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देगी और बाद में किसको देगी, इक्विटी शेयर होल्डर को देगी। सो द होल्डर ऑफ प्रेफरेंस share have a prior right to receive fixed rate of dividend before any dividend is paid to equity share। The rate of dividend is prescribed at the time of issue। इक्विटी शेयर्स के केस में हम लोगों ने देखा फ्लक्चुएटिंग रेट ऑफ डिविडेंड होगा, ज्यादा प्रॉफिट ज्यादा डिविडेंड, कम प्रॉफिट कम डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का ऐसा नहीं है। कंपनी जब प्रेफरेंस शेयर इशू करेगी तभी आपको बता देगी कि 10% या 10,000 रुपए हम लोग आपको हर साल डिविडेंड के रूप में देंगे, और कंपनी पूरे साल उतना ही डिविडेंड देती रहेगी। कंपनी चाहे कम प्रॉफिट कमाए चाहे ज्यादा प्रॉफिट कमाए, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, रेट ऑफ डिविडेंड आपका फिक्स रहेगा। ठीक है। देन द प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स आर ओनर्स ऑफ द कंपनी बट नॉट कंट्रोलर, क्योंकि ये मीटिंग में जा भी नहीं सकते और वोट भी नहीं कर सकते। ठीक है। फ्यू केसेस में इनको वोट करना अलाउड है, हम लोग आगे देखेंगे, बट जनरली इनको वोट करने का अधिकार नहीं होता है। तो ये को ओनर्स है बट ये कंट्रोलर्स तो नहीं है कंपनी के। देन ये कॉशियस इन्वेस्टर्स है, क्योंकि जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं वो रिडीमेबल होते हैं, ये परमानेंट कैपिटल भी नहीं होता इक्विटी शेयर की तरह। ठीक है। तो कंपनी 10 साल 20 साल के लिए प्रेफरेंस शेयर इशू करती है, और जैसे वो टाइम खत्म हो जाता है कंपनी आपको आपका पैसा रिटर्न दे देती है। दूसरी चीज, डिविडेंड भी फिक्स रेट का है, कंपनी कम प्रॉफिट कमा रही है ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है, भाई आपको तो आपका फिक्स रेट का डिविडेंड मिल जा रहा है। तो जो कॉशियस इन्वेस्टर्स होते हैं, जो बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, वो लोग क्या करते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है। देन फीचर्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, पहला है प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड। ठीक है, कंपनी प्रॉफिट कमाएगी, डिविडेंड देने की बारी आएगी, जो प्रॉफिट में से तो सबसे पहले आपको देगी और बाद में किसको देगी, इक्विटी शेयर्स को देगी। सो प्रेफरेंस शेयर्स हैव द फर्स्ट चार्ज ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन अमाउंट ऑफ एनुअल नेट प्रॉफिट। द डिविडेंड इज पेबल टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर बिफोर इट इज पेड टू द इक्विटी शेयर होल्डर। ठीक है। देन प्रेफरेंस टू द पेमेंट ऑफ कैपिटल,
जब कंपनी वाइंड अप हो रही है, कंपनी सबको उनका पैसा वापस करेगी, आपको भी करेगी। इक्विटी शेयर होल्डर्स को बाद में करेगी, आपको पहले करेगी। ठीक है। सो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव अ प्रेफरेंस ओवर इक्विटी शेयर होल्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल व्हेन द कंपनी इज लिक्विडेटेड, यानी जब कंपनी बंद हो रही है। इट सेव्स प्रेफरेंस इट सेव प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स फ्रॉम कैपिटल लॉसेस, क्योंकि पहले आपको पैसा मिल जाएगा। ठीक है। देन आपको फिक्स रिटर्न मिलता है, डिविडेंड जो है वो आपका फिक्स रहता है। ठीक है। कंपनी कम प्रॉफिट कमा रही है, ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है, कुछ फर्क नहीं पड़ता भाई, कंपनी आपको आपका डिविडेंड दे देगी। So the share carry dividend at a fixed rate. The rate of dividend is predetermined at the time of issue. आपका कितना डिविडेंड होगा आपको कब पता चलेगा? जब कंपनी प्रेफरेंस शेयर इशू कर रही है, उसी टाइम पे आपको बता देगी कि आपका डिविडेंड कितना रहेगा। Then it may be in a form of fixed sum, कि कंपनी बोल सकती है हर साल 10,000 रुपए का डिविडेंड, और मे बी कैलकुलेटेड एट फिक्स रेट, कि आपका जो कैपिटल है, समझो आपने 1 लाख रुपए प्रेफरेंस शेयर में इन्वेस्ट किया, तो कंपनी बोलेगी 1 लाख का 10% आपको हर साल क्या करेगी, वो डिविडेंड के रूप में दे देगी। ठीक है। Then the preference shareholders are entitled to dividend which can be paid only out of the profit. ठीक है। डिविडेंड भी सिर्फ प्रॉफिट में से ही मिलेगा, लेकिन अगर किसी साल प्रॉफिट नहीं हुआ है तो कंपनी बोलेगी कि इस साल डिविडेंड नहीं देंगे। ठीक है। इस साल नहीं देंगे तो नहीं मिलेगा क्या? नहीं, हम लोग देखेंगे अभी टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में। टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर होता है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। पिछले साल डिविडेंड नहीं मिला ना, कोई बात नहीं, इस साल प्रॉफिट हुआ ना, डिविडेंड मिलेगा, पिछले साल का जोड़ के मिलेगा। ठीक है। Then, if the directors in a financial crisis decide not to pay the dividend, the preference shareholder have no claim on dividend. किसी साल नहीं मिला, कंपनी नहीं प्रॉफिट कमा पाई, तो आप कंपनी को बोल नहीं सकते हो कि नहीं नहीं मेरे को तो चाहिए डिविडेंड, नहीं देगी कंपनी, भाई नहीं है प्रॉफिट। ठीक है। देन नेचर ऑफ कैपिटल, तो ये परमानेंट कैपिटल नहीं होता है। कंपनी 10 साल 20 साल 30 साल के लिए प्रेफरेंस शेयर इशू करती है, और जैसे ही वो टाइम खत्म हो जाता है, कंपनी आपके प्रेफरेंस शेयर रिडीम, यानी आपका पैसा आपको रीपे करके दे देती है। ठीक है। So preference share do not provide permanent share capital. They can redeemable after a certain period of time. A company cannot issue irredeemable preference share. Preference capital is generally raised at a later stage. यानी सबसे पहले जब कंपनी बनती है, तो जो वो पहले पहला पैसा लाती है वो इक्विटी शेयर बेच के लाती है, बाद में वो प्रेफरेंस शेयर बेच के पैसा लाती है। When the company gets established, the company shares are issued to satisfy the need of additional capital of the company. ठीक है। एक बार इक्विटी शेयर बेच के पैसा आया, बिजनेस चला और पैसा चाहिए तो प्रेफरेंस शेयर बेच के पैसा आ सकता है। Then preference share capital is a safe capital as the rate of dividend and market value does not fluctuate. ठीक है, ये अभी हम लोगों ने ऊपर देखा। देन मार्केट वैल्यू, तो यहाँ पे बोला गया कि भाई इसकी जो मार्केट वैल्यू रहती है ना, वो बदलती ही नहीं है, क्योंकि ये बिकते ही नहीं है। ठीक है। मार्केट वैल्यू तो उसकी होगी ना जो मार्केट में बहुत ज्यादा बिकता है। जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं, कंपनी एक बार प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बेच देती है, और बाद में कंपनी 2 साल बाद 3 साल बाद रिडीम कर लेती है, पैसा वापस कर देती है, तो इसकी कोई मार्केट वैल्यू नहीं होती है। ठीक है। सो द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर डज नॉट चेंज एज द रेट ऑफ डिविडेंड पेबल टू देम इज अ फिक्स्ड। ठीक है। देन वोटिंग राइट, द प्रेफरेंस शेयर्स डू नॉट हैव अ नॉर्मल वोटिंग राइट। अभी हम लोगों ने देखा आपको वोट करने का मौका नहीं मिलेगा जनरली, बट दो केसेस में, कुछ केसेस में आपको वोट करने का मौका मिलेगा। पहला केस है कि भाई आपका कैपिटल चेंज इन टर्म्स ऑफ रिपेमेंट ऑफ कैपिटल हुआ है, कंपनी ने बोला था 10 साल में आपका पैसा वापस दे देंगे, अब कंपनी बोल रही है कि नहीं 10 साल में नहीं दे पाएंगे यार, 15 साल बाद आओ ना, 15 साल बाद ले लेना, 5 साल का और इंटरेस्ट ले लेना। तो ऐसा करने से पहले कंपनी को आपको पूछना तो पड़ेगा, तो ऐसे केस में कंपनी आपको बुलाएगी और आपको वोट करने का मौका दे देगी। देन भाई कंपनी आपको पिछले 2 साल से डिविडेंड ही नहीं दे रही है, कंपनी ने बोला था फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलेगा, इसीलिए तो इन्वेस्ट किया था, हम तो कॉशियस इन्वेस्टर्स थे ना। कंपनी 2 साल से दे ही नहीं रही है डिविडेंड, तो ऐसे केसेस में आपको वोट करने का मौका मिल जाएगा। ठीक है। देन रिस्क, भाई पैसा भी वापस मिल जाएगा, फिक्स रेट का डिविडेंड भी मिल रहा है, तो रिस्क कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा। ठीक है। तो भाई ये सेफ कैपिटल होता है, स्टेडी रिटर्न मिल रहा है, हर साल फिक्स अमाउंट का डिविडेंड मिल जाएगा, तो रिस्क आपका कम रहता है। देन फेस वैल्यू, इक्विटी शेयर की फेस वैल्यू 1 से 10 रुपए की होती थी, प्रेफरेंस शेयर की वैल्यू जो रहती है वो जनरली 100 रुपए या 100 के मल्टीपल्स में होती है। ठीक है। देन राइट और बोनस इशू, क्या होता है भाई बोनस इशू? जब कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट में शेयर्स देती है, उसको वो क्या बोल देती है? बोनस इशू। ठीक है। इक्विटी शेयर होल्डर को बोनस इशू मिलेगा क्या? नहीं। राइट इशू क्या होता है कि कंपनी जब नया शेयर बेच रही है, ठीक है, तो वो अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को बोलती है कि भाई पहले आप खरीदो, क्योंकि आप हमारे एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर हो, पहला खरीदने का मौका आपका। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ऐसा कुछ मौका देगी क्या? नहीं। ठीक है। ये नेचर ऑफ इन्वेस्टर्स, तो ये कैसे इन्वेस्टर्स होते हैं? मॉडरेट टाइप ऑफ इन्वेस्टर्स, जो बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, वो चाहते हैं कि हमारा कैपिटल सेफ रहे और हमको स्टेडी रिटर्न भी मिलते रहे, तो वो लोग क्या करते हैं? प्रेफरेंस शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं।
नाउ टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कितने टाइप के प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं? तो 8 टाइप के, ठीक है। क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव, पार्टिसिपेटिंग, नॉन पार्टिसिपेटिंग, कन्वर्टेबल, नॉन कन्वर्टेबल, रिडीमेबल और इनरिडीमेबल। अब हम लोग देखेंगे कि ये टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहला आया क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। अब क्यूमुलेट करने का मतलब होता है ऐड करते जाना, एक्यूमुलेट करते जाना, जोड़ते जाना, ठीक है। तो अगर आपने क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स खरीदे हैं तो कंपनी आपको बोलती है कि अगर किसी साल में हम आपको डिविडेंड नहीं दे पाते, ठीक है, अभी हम लोग ने बोला प्रॉफिट होगा तो उसमें से डिविडेंड मिलेगा। अगर किसी साल कंपनी प्रॉफिट नहीं कमाती है और कंपनी आपको डिविडेंड नहीं दे पाती है तो अगले साल कंपनी आपको पिछले साल का जोड़ के डिविडेंड देगी, यानी अब आपको 2 साल का डिविडेंड मिलेगा। कंपनी 2 साल आपको डिविडेंड नहीं दे पाई तो तीसरे साल तीनों साल का कंपनी जोड़ के आपको डिविडेंड दे देगी, ठीक है। जब तक आपको आपका पूरा डिविडेंड नहीं दे दिया जाता तब तक कंपनी इक्विटी शेयर होल्डर को 1 रुपए भी पे नहीं करती है। अब पता कैसे चलेगा कि हमारे शेयर के होल्डर शेयर्स क्यूमुलेटिव है या नॉन क्यूमुलेटिव है? तो आपके शेयर सर्टिफिकेट में लिखा रहेगा, कंपनी आपको बताएगी। नहीं लिखा है तो नहीं लिखा है तो मान के चलोगे कि ये शेयर्स कैसे हैं, क्यूमुलेटिव शेयर्स, ठीक है। So cumulative preference shares are those shares on which dividend goes on accumulating until it is fully paid. जब तक पूरा डिविडेंड नहीं पे हो जाता वो जुड़ता जाएगा। This means if the dividend is not paid in 1 or more years due to inadequate profit, then the unpaid dividend gets accumulated. कि पैसा कम था, प्रॉफिट कम था, इसलिए हम आपको डिविडेंड नहीं दे पाए, तो आपका डिविडेंड एक्यूमुलेट होता जाएगा यानी जुड़ता जाएगा। दिस accumulated dividend is paid when the company perform well. कंपनी अच्छा परफॉर्म करेगी, प्रॉफिट कमाएगी तो आपको आपका सारा डिविडेंड दे देगी। The arrears of dividend are paid before making payment to equity shareholder. इक्विटी शेयर होल्डर को कुछ भी डिविडेंड देने से पहले आपको डिविडेंड दिया जाएगा। Then the preference shares are always cumulative unless otherwise stated in the article of association. कुछ नहीं मेंशन किया गया तो हम मान के चलेंगे कि आपके preference shares cumulative वाले ही हैं। Then it means that if dividend is not paid in any year, इसका मतलब क्या है, अगर किसी साल में डिविडेंड नहीं दिया तो वो नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और तब तक कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा जब तक आपको सारा का सारा डिविडेंड पे नहीं कर दिया जाता, ठीक है। देन सेकंड आएंगे नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। ओके, सो नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। क्यूमुलेटिव में डिविडेंड ऐड हो रहा था, नॉन क्यूमुलेटिव में ऐड नहीं होगा। समझो इस साल मेरे को प्रॉफिट नहीं हुआ, ठीक है, तो प्रॉफिट नहीं हुआ तो मैंने डिविडेंड भी नहीं दिया, तो अगले साल डिविडेंड जुड़ के मिलेगा क्या? आंसर इज नो। जिस साल डिविडेंड नहीं मिला उस साल का डिविडेंड लैप्स, वो कभी जीवन में नहीं मिलेगा। अगले साल प्रॉफिट होगा उसी साल का डिविडेंड मिलेगा, ठीक है। So dividend on these shares goes on get accumulated. This means dividend on these shares does not get accumulated. This means the dividend on share can be paid only out of profit of that year. The right to claim dividend will lapse if the company does not make profit in that particular year. If dividend is not paid in that year, it is lost forever. ठीक है? Then participating preference shares. अब देखो क्या होता है ना, सबको पैसा दे दिया, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड दे दिया, फिर उसके बाद लाइन में इक्विटी शेयर होल्डर्स खड़े थे उनको भी अच्छा खासा डिविडेंड दे दिया। उसके बाद भी है ना, कभी कभी होता है कि कंपनी ने इतना प्रॉफिट कमाया था कि भाई उसके बाद भी पैसा बचा हुआ है, ठीक है। तो जब सबको पैसा देने के बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को भी दे दिया, इक्विटी शेयर होल्डर्स भी खड़े थे उनको भी दे दिया, अच्छा खासा पैसा सबको दे दिया, अभी भी कुछ थोड़ा सरप्लस प्रॉफिट बचा हुआ है, थोड़ा पैसा बचा हुआ है, तो अगर वो पैसे में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हिस्सा मिलेगा तो वो कहलाएंगे पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, और अगर नहीं मिलेगा तो वो कहलाएंगे नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। सो देखो, the holder of these shares are entitled to participate in surplus profit beside preferential dividend. डिविडेंड तो मेरे को पहले ही मिल गया था, उसके अलावा जो आखिर में प्रॉफिट बचा अगर उसमें से मेरे को हिस्सा मिल रहा है तो मैं प्रेफरेंशियल शेयर पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंशियल। So the surplus profit which remains after the dividend has been paid to equity shareholders up to certain limit is distributed to preference shareholders, ठीक है। Then non participating preference shareholders कौन होते हैं? जिनको वो आखिर में बचे हुए पैसे में से कुछ भी नहीं मिलता। So the preference shares are deemed to be non-participating if there is no clear provision in the article of association. Article of association में कुछ नहीं लिखा था, तो क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव के केस में क्यूमुलेटिव मान के चल रहे थे, पार्टिसिपेटिंग नॉन पार्टिसिपेटिंग के केस में नॉन पार्टिसिपेटिंग मान के चलोगे। दिस शेयर होल्डर्स आर एंटाइटल्ड टू फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड प्रिस्क्राइब एट द टाइम ऑफ इशू। जो डिविडेंड बोला है वही मिलेगा, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। देन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। कंपनी ने अगर ऐसे प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं जो आगे जाके इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे तो वो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स।
बट कंपनी बोलती है कि नहीं भाई, हम लोग प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हैं, 10 20 25 साल के लिए इशू कर रहे हैं, ये जब टाइम खत्म हो जाएगा तो हम आपको आपका पैसा रिडीम कर देंगे, कोई इक्विटी शेयर्स में कन्वर्जन वगैरह नहीं होगा, तो नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। देन रिडीमेबल एंड इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, वो प्रेफरेंस शेयर्स जिसका पैसा कंपनी आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम रिडीम कर देने वाली है। कि समझो कंपनी ने शेयर इशू किया 10 साल के लिए, कंपनी बोलती है कि भाई 10 साल के बाद आना, 10 साल तक हम तुमको डिविडेंड देंगे, और 10 साल के बाद आना, हमने जो तुम्हारा पैसा लिया वो भी तुमको रिटर्न कर देंगे, तो उसको आप बोल दोगे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। बट कंपनी बोलती है कि नहीं, पैसा दे दो, जब तक कंपनी चलती रहेगी तब तक तुम्हारा पैसा हमारे पास में रहेगा, हर साल हम तुमको डिविडेंड देते रहेंगे, ठीक है, फिक्स रेट का डिविडेंड देंगे, हर साल डिविडेंड देंगे, लेकिन तुम तब तक अपना पैसा वापस मांगने नहीं आओगे जब तक कंपनी क्या नहीं हो जाती, वाइंड अप नहीं हो जाती, तो उसको अपन बोलेंगे इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। However, as per the Companies Act 2013, इंडिया के अंदर आप इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकते, ठीक है। So, shares which can be redeemed after a certain fixed period of time are called redeemable preference shares. And a company limited by share if authorized by article of association issue redeemable preference shares. अगर आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा है कि आप प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हो, तो आप रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू कर सकते हो। देन शेयर्स मस्ट बी फुल्ली पेड अप, कि 100 रुपए का शेयर है तो भाई पूरा 100 रुपए देने के बाद ही आप क्या करोगे, प्रेफरेंस शेयर इशू करोगे, ठीक है। The shares are redeemed out of divisible profit only or out of the fresh issue of the shares made by the company. कि शेयर होल्डर को पैसा कहाँ से दोगे, तो जो प्रॉफिट आपने रखा है, कंपनी ने जो प्रॉफिट कमाया है, या तो उसमें से दे दो, या तो कोई नए शेयर इशू करो और उससे जो पैसा आएगा उससे प्रेफरेंस शेयर होल्डर का पैसा लौटा दो। देन रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, so shares which are not redeemable, that is payable only on winding up of the company, are called irredeemable preference shares. And according to Section 55, subsection 1 of the Companies Act 2030, company cannot issue redeemable preference shares. ठीक है? So here we have completed our preference shares. Then last topic of the day, that is retained earning. अब हमने क्या बोला कि देखो, कंपनी जब प्रॉफिट कमाती है तो थोड़ा सा पैसा वो क्या करती है, साइड में बचा के रख लेती है। क्यों बचा के रख लेती है? फ्यूचर में कोई अनसर्टेनिटी हुई, अब ऐसा तो नहीं है कि भाई कंपनी हर साल एकदम मस्त ह्यूज प्रॉफिट कमाती रहेगी। किसी साल कंपनी बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा लेती है, ठीक है, किसी साल कंपनी थोड़ा कम प्रॉफिट कमाती है, कभी ऐसा सिचुएशन आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल अभी रिसेंटली कोविड का सिचुएशन आया था, 2 3 साल तक सारे बिजनेस बंद थे, तो क्या वो टाइम पे खर्चे नहीं होते थे क्या? खर्चे तो होते थे, एक्सपेंसेस तो होते थे, ठीक है, लाइट बिल आ रहा था, रेंट आ रहा था, एम्प्लॉयज को सैलरी तो देना ही पड़ रहा था, ठीक है, तो भाई ये सारे खर्चे तो हमारे हो ही रहे थे, है ना। तो वो सारे खर्चे होने के लिए अब हम लोग फिर से क्या बैंक के पास लोन लेने के लिए जाएंगे क्या? वो टाइम पे तो भाई बैंक भी लोन देने के लिए तैयार नहीं थी, ठीक है, तो वो टाइम पे कोई पैसा देने के लिए रेडी नहीं था, तो वो टाइम पे ऐसा सिचुएशन अगर कोई आता है, ठीक है, तो हमारे पास भाई थोड़ा पैसा होना चाहिए कि हम लोग वो सिचुएशन को ओवरकम कर पाए, इसीलिए कंपनी क्या करती है, रिटेन करती है पैसा। तो जब कंपनी बहुत प्रॉफिट कमा लेती है ना, तो उस प्रॉफिट में से वो सारा पैसा डिविडेंड के तौर पे शेयर होल्डर्स को नहीं दे देती है, ठीक है, कुछ पैसा वो बचा के रख लेती है ताकि भविष्य में उसको इस्तेमाल कर पाए, उस पैसे को बोला जाता है रिटेन अर्न, ठीक है। सो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर सब्जेक्ट टू वेरिएशन इन अर्निंग, ठीक है, बिजनेस में हर साल सेम प्रॉफिट नहीं होता, कभी कम होता है, कभी ज्यादा होता है। इट वुड बी अ वाइज डिसीजन टू कीप असाइड अ पार्ट ऑफ अर्निंग ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ हाई प्रॉफिट, कि आप बहुत प्रॉफिट कमा रहे हो तो अच्छा डिसीजन होगा कि आप थोड़ा प्रॉफिट बचा के रख लो, ठीक है। देन अ प्रूडेंट कंपनी, यानी एक अच्छी कंपनी जो होती है, डज नॉट डिस्ट्रीब्यूट द एंटायर प्रॉफिट अर्न अमंग द शेयर होल्डर, वो जो पैसा कमाती है सारा प्रॉफिट शेयर होल्डर्स को नहीं देती है। A part of profit is retained by the company in the form of reserve fund. These reserve fund are retained earning of the company. कुछ प्रॉफिट वो बचा के रख ले देती है और उसी को वो क्या बोल देती है, रिटेन्ड अर्निंग। Then the sum total of retained earning gets accumulated over a year. ठीक है, हर साल थोड़ा 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 पैसा बचा के रखती रहती है, और उसका जो पैसा रहता है रिटेन्ड अर्निंग में हर साल थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट यानी जुड़ता रहता है। This accumulated profit are reinvested in the business rather than distributed as a dividend. इस प्रॉफिट को वो क्यों यूज करती है, अपने बिजनेस में रीइन्वेस्ट कर देती है, बिजनेस के खर्चों के लिए इस्तेमाल कर देती है, और वो उसको एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती है। देन अगेन इन सिंपल वर्ड सेम चीजों को आपको वापस से बताया गया है, that a part of net profit which is not distributed to shareholder as a dividend is retained by the company in the form of reserve fund. कंपनी इस प्रॉफिट को बोनस शेयर्स कैपिटल में कन्वर्ट कर देती है। अब देखो क्या होता है, हम लोग ने देखा कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर इशू करती है फ्री ऑफ कॉस्ट। अब कंपनी ने तुमको तो बोनस शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिए, तुमने तो पैसा नहीं दिया, लेकिन शेयर गया तो है,
शेयर कैपिटल तो शेयर्स तो पढ़ के दिखाऊंगी। कल तक मैं अपने बैलेंस शीट में लिख रही थी मैंने लोगों को 1000 शेयर्स इशू किए हैं। अब मैंने 1000 बोनस शेयर भी दे दिए, तो अब मैं अपने बैलेंस शीट में लिखने वाली हूँ कि भाई मैंने लोगों को 2000 शेयर इशू किए। तो जब 2000 शेयर्स बढ़ा के दिखा रही हूँ तो मेरे को पैसा भी तो बढ़ा के दिखाना पड़ेगा, पर तुमने तो मेरे को पैसे दिए नहीं थे, तो वो पैसा कहाँ से आएगा? तो ये रिटेन्ड अर्निंग में से मैं रिटेन्ड अर्निंग से पैसा निकालूंगी और कहाँ पे ट्रांसफर कर दूंगी? शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दूंगी। तो मेरा जो प्रॉफिट था वो किस में कन्वर्ट हो गया? अब कैपिटल में कन्वर्ट हो गया। इसी को अपन बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, और इसी को बोला जाता है प्लकिंग बैक ऑफ प्रॉफिट। अपना प्रॉफिट अपने पास ही रख लिया। ठीक है, देन bonus share are issued free of cost to the existing equity shareholders, पता है हम लोगों को, out of its retained earning पता है हम लोगों को। Then it is the simple and cheapest method of raising finance. It is used by the established companies. Then it is an internal source of finance. इसे बाहर वाले से पैसा लाया गया नहीं, कंपनी का पैसा ही उठा के कंपनी में वापस डाल दिया। ठीक है, देन डिटर्मिनेंट्स ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, कि हमारा रिटेन्ड अर्निंग कितना होगा इसको डिटरमाइन करने वाले फैक्टर्स क्या क्या हैं। तो पहला टोटल अर्निंग ऑफ द कंपनी, जितना कमाओगे उतना रिटेन करोगे, कमाई ज्यादा रिटेंशन ज्यादा, कमाई कम रिटेंशन कम। ठीक है, टैक्सेशन पॉलिसी, टैक्स ज्यादा भरोगे तो रिटेंशन कम हो जाएगा। समझो मैंने 100 रुपए कमाए जिसमें से मैंने 40 रुपए टैक्स से भर दिए, तो बचे ही 60 रुपए मेरे पास। ठीक है, उसी में से डिविडेंड देना है और उसी में से बचाना भी है, तो कम बचा पाओगे। ज्यादा प्रॉफिट कमाया, समझो 200 कमाया और 80 रुपए का टैक्स दे दिया, फिर भी तुम्हारे पास 140 रुपए बचे, सॉरी 140 120 रुपए बचे, उसमें से डिविडेंड देना और उसमें से बचाना है, तो ज्यादा कमाओगे तो ज्यादा बचा पाओगे। ठीक है, फिर है डिविडेंड पॉलिसी, कितना डिविडेंड देते हो? 100 रुपए कमाया तुमने, उसमें से तुम समझो 50 रुपए डिविडेंड दे दोगे तो 50 रुपए ही बचा पाओगे, 60 रुपए डिविडेंड दोगे तो 40 रुपए ही बचा पाओगे। तो जितना ज्यादा डिविडेंड दोगे उतना कम रिटेन कर पाओगे एंड वाइस वर्सा। फिर गवर्नमेंट कंट्रोल, भाई गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कितना पैसा रिटेन कर पाओगे। ठीक है, सो टोटल अर्निंग ऑफ द कंपनी, इफ देयर इज एम्पल ऑफ प्रॉफिट, एम्पल ऑफ प्रॉफिट मतलब बहुत प्रॉफिट है, so company can save and retain some part of profit, more the earning a company can save more। ठीक है, attitude of top management also determine the amount of retained earning, कि जितना कमाओगे उतना बचाओगे। टैक्सेशन पॉलिसी, ज्यादा टैक्स कम रिटेंशन, कम टैक्स ज्यादा रिटेंशन। ठीक है, डिविडेंड पॉलिसी, ज्यादा डिविडेंड भरोगे तो रिटेन अर्निंग कम आएगा, डिविडेंड कम पे करोगे तो रिटेन अर्निंग ज्यादा आएगा। और फिर गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है वो भी उस पर भी डिपेंड करेगा कि आपका रिटेन अर्निंग कितना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करेंगे। हम लोगों ने पढ़ा कि भाई सोर्सेस ऑफ फाइनेंस में मेजर दो सोर्स ऑफ फाइनेंस होते हैं, एक होता है आपका ओन्ड कैपिटल और दूसरा होता है आपका बोरोड कैपिटल। इसमें से ओन्ड कैपिटल वाला पार्ट हम लोगों ने यहाँ पे खत्म कर लिया है, पार्ट 2 में हम लोग बोरोड कैपिटल वाला पार्ट लेकर के आएंगे। ठीक है, सो आपने अभी तक वीडियो पूरा देखा है, आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आई रहेंगी जो कुछ भी मैंने आपको बताया। डेफिनेटली मैंने यहाँ पे स्पीड थोड़ी तेज रखी है बिकॉज दिस वीडियो इज रिकॉर्डेड फॉर द रिवीजन पर्पस, राइट। और आप अपने एग्जाम टाइम में भी, अभी मैं 4-5 घंटे डिटेल वीडियो रिकॉर्ड करूंगी तो डेफिनेटली आपको देख नहीं पाओगे, आपके लिए वो पॉसिबल नहीं है देखना। ठीक है, क्योंकि अपने पास उतना टाइम नहीं रहता है, तो स्पीड मैंने थोड़ी सी ज्यादा मेंटेन करी है। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, किसी भी पॉइंट में कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो, मैं वो आंसर आपको रिप्लाई करूंगी, वो आपको वो आंसर रिप्लाई कर दूंगी, तो आपकी वो क्वेरी भी एज इट इज वहां के वहां पे सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, देन आफ्टर दैट आपको कुछ सजेशंस देना है कि भाई आपको वीडियो में कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए या कुछ चेंजेस चाहिए, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। हम लोग उसके ऊपर भी काम करेंगे। ठीक है, वीडियो, दिस इज माय फर्स्ट एवर वीडियो ऑन द यूट्यूब चैनल, सो काइंडली लाइक करो वीडियो को, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि हम लोग और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ला पाए एंड डेफिनेटली 12th स्टैंडर्ड में साथ में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए। ठीक है, सो इनफ फॉर द टुडे सेशन, थैंक यू सो मच, बाय बाय।